हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अक्षवाट के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में हम समझेंगे हिंदी क्लास 12th का हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। ये चैप्टर नंबर फर्स्ट इसलिए है क्योंकि जो हमारा हिंदी है क्लास 12th की जो अंतरा बुक है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला जो सेक्शन है इसमें आपकी सारी पोएम्स आ जाती है, सेकेंड सेक्शन में सारी स्टोरीज आ जाती है। स्टोरीज को हम गद्य खंड कहते हैं और पोएम को हम काव्य खंड कहते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें आपको पहले से पता होनी चाहिए जब भी आप क्लास 12th की अपनी हिंदी पढ़ रहे हो। तो अभी जो हमारे ये गद्य खंड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इसका नाम है प्रेम घन की छाया स्मृति। इसको लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ये चीज आपको याद रखनी है। अब इस चैप्टर में होता क्या है, इसमें बहुत सारी डिटेल में चीजें बता रखी है, पर लेकिन आपको एक चीज याद रखनी है, हम इन सब चीजों को बहुत ही आसानी से समझेंगे। इस तरीके से मैं आपको पीडीएफ से पढ़ाऊंगा कि आपको पहले जो पीडीएफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन दे रखी है ये आपको रीडिंग करने से समझ में आ जाएंगी। ये पीडीएफ का लिंक भी आपको साथ ही साथ में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा होगा इसका, या फिर आप अक्षवाट के टेलीग्राम चैनल से इसको ले सकते हो। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें बहुत सारी चीजें हमने बता रखी है, चैप्टर की कंप्लीट स्टोरी को हम समझेंगे, लाइन बाय लाइन रीड करेंगे इसको। किसी भी तरीके का डाउट नहीं बचेगा आपका अगर वीडियो को कंप्लीट देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। अब इसमें चैप्टर में है क्या, प्रेम घन की छाया स्मृति में, यहाँ पर ही हमारे अक्षवाट के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप देख सकते हो। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर में है क्या, इसमें बेसिकली प्रेम घन की छाया स्मृति जो नाम है, अब इसमें ये बात बता रखी है कि जो हमारे लेखक है ना, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ये इनका संस्मरणात्मक निबंध है, यानी कि ऐसा निबंध है जो इनके लाइफ के एक्सपीरियंसेस को बताता है। ठीक है, लाइफ के जो भी इनके एक्सपीरियंस है, जो इनके साथ घटना घटी है, उसको ये बताता है। इस पाठ में इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र जो एक लेखक रहे हैं, बहुत ही महान लेखक है, उनके साथ के जो उनके भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में जिक्र किया है, साथ ही साथ में प्रेमघन का जिक्र किया है। अब प्रेमघन कौन है, प्रेमघन का पूरा नाम है कवि उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी, जिनको प्यार से प्रेमघन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये इनका शॉर्ट नेम है प्रेमघन। ठीक, तो इस वाले चैप्टर में भारतेंदु हरिश्चंद्र के बारे में बताया गया है और ये जो प्रेमघन है इनके बारे में बताया गया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक लेखक है, प्रेमघन भी एक लेखक है, और इनको देखकर रामचंद्र शुक्ल भी लेखक बनना चाहते हैं। तो यही वाली चीज इस चैप्टर में बताई गई है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये चैप्टर बताता है कि किस तरीके से एक बच्चे की संगति उसकी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, जो इसकी प्रमुख घटनाएं उसको देखते हैं। अब अध्याय के परिचय में हमें ये बात पता लगती है कि सबसे पहले लेखक अपने बचपन के दिनों की बात करता है। तो लेखक ने अपने बचपन की याद जो है उनकी, और हिंदी साहित्य के प्रति जो उनका झुकाव है उसको बताया है। साथ ही साथ में प्रेम घन जी जो है, जिनका पूरा नाम मैंने भी आपको ऊपर बताया था, बद्री नारायण चौधरी है, उनके विलासितापूर्ण व्यक्तित्व को बहुत ही आदरपूर्ण तरीके से इस पाठ में बताया गया है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर मैं कहूं तो इसमें आपको प्रेमघन जी के बारे में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उनके मिलेंगे कि वो नौकर के साथ कैसे बात करते थे, वो उनकी जो भाषा थी वो कैसी थी, और जो हमारे लेखक है ये प्रेमघन जी से किस प्रकार प्रभावित हुए। जैसे आपने देखा होगा कि एक छोटी, अगर कोई बच्चा है, छोटी उम्र का बच्चा है, और वो अपने एक्टर जिसको वो पसंद करता है, और अगर वो उस एक्टर से मिल जाए, ठीक है, उनसे बात करने लगे, तो वो भी अपने मन में सोचने लग जाता है कि मैं भी बड़ा होकर इस एक्टर के जैसा ही बनूंगा। ठीक है, इसके जैसी बातें करूंगा, ऐसी कपड़े पहनूंगा, ऐसी इस तरीके से एक्टिविटीज करूंगा। तो लेखक भी हमारा इतना भोला भाला था, वो भी सोचता है कि बड़े होकर मैं भी ऐसी काम करूंगा। ठीक है, तो इसकी संगति को इसमें दिखाया गया है, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है जो बताया गया है। लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव कैसे हुआ, अब हम उसको देख लेते हैं। जैसे बचपन में तो ये पता ही नहीं था कि ये लेखक है, तो लेखक बनेगा या फुटबॉलर बनेगा। ठीक है, तो जब ये बचपन में था तो इसके घर वाले क्या करते थे, पारिवारिक जो वातावरण था इनका बहुत पढ़ा लिखा था, इसके पिताजी सभी बच्चों को क्या करते थे, कहानी वहानी सुनाते थे, निबंध विबंध सुनाते थे। तो उससे क्या बच्चे के ऊपर वैसे इफेक्ट पड़ेगा। अगर किसी बच्चे के पिता क्रिकेटर है तो वो बच्चा भी बड़े होकर क्रिकेटर बनना चाहेगा। अगर किसी बच्चे के पिता रेसलर है तो बच्चा भी रेसलर बनना चाहेगा। तो यहाँ पर इनके पिता जो बच्चों को तरह तरीके की चीजें पढ़ाते थे, तो लेखक भी हमारा लेखक बनने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हो गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पिता फारसी भाषा के बहुत अच्छे ज्ञानी थे। वे पुरानी हिंदी कविता के बहुत शौकीन थे, यानी कि हिंदी कविता उनको बहुत अच्छी लगती थी। वे रात के समय पूरे परिवार को रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाया करते थे। जो ये वाला इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आपको इस चीज को याद रखना। ठीक है, इसमें जो बातें मैंने लिखी हुई है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में कई बार क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, तो आपको ये वाले पॉइंट इसमें लिख कर आने पड़ेंगे
कि लेखक के पिताजी रामचरितमानस और रामचंद्रिका पढ़कर सुनाते थे बच्चों को। अब भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति क्या श्रद्धा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो बहुत बड़े लेखक है, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति भी हमारे लेखक का ध्यान बढ़ा। उन्होंने क्या करा, जो लेखक के पिताजी थे वे भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को बहुत ही अच्छे से सुनाते थे सभी बच्चों को। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक को बहुत चाव से पढ़ते थे। भारतेंदु जी के नाटक को सुनते सुनते बचपन में लेखक के मन में ऐसा हुआ कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ना वो बहुत अच्छे आदमी है, और ये भारतेंदु हरिश्चंद्र को राजा हरिश्चंद्र मानने लगे थे। जैसे बचपन में आपने देखा होगा कि हम अगर किसी एक्टर को देखते तो उसको असली का ही मानने लग जाते। जैसे अगर आप किसी एक्टर को पसंद करते हो और वो पुलिस की एक्टिंग कर रहा है तो आप भी सोचोगे कि असलियत में पुलिस वाला ही है। एक छोटा बच्चा क्या सोचेगा? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति उनका कैसा व्यवहार था लेखक का। तो लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र को राजा हरिश्चंद्र मानता था। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, लेखक का हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव कैसे हुआ, इसको अब देखो दोबारा से। यहाँ पर हमने पहले पार्ट में समझ लिया बचपन वाली बातें। ठीक है, बचपन में इनके पिताजी इनको बहुत सारी कहानी सुनाया करते थे, अलग अलग लेखकों की बात बताते थे, रामचंद्रिका पढ़ते थे, रामचरितमानस पढ़ते थे, तो उससे झुकाव हुआ। फिर जब ये थोड़े से बड़े हुए थे ना लेखक, उसके बाद में भी इनका हिंदी साहित्य के प्रति झुकाव बढ़ा था। वो कैसे? जब लेखक के पिताजी का तबादला मिर्जापुर हो गया तो लेखक को पता चल गया कि भारतेंदु जी के एक मित्र है। ठीक है, उस मित्र का नाम है उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, जिनको अभी हमने समझा प्रेमघन, जिनके ऊपर ये पूरा चैप्टर लिखा गया है प्रेमघन। तो ये लोग भी यहीं पर रहते हैं मिर्जापुर में ही। ठीक है, लेखक को पता चल गया कि भाई मिर्जापुर में ही प्रेमघन रहते हैं। प्रेमघन कौन है? प्रेमघन भारतेंदु हरिश्चंद्र के दोस्त है। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी लेखक है, प्रेमघन भी लेखक है। तो बचपन से ही जब ये पढ़ रहा है, हमारा जो लेखक है इनके बारे में पढ़ रहा है, तो अब इनके मन में भी ये होगा कि मैं अब इनसे मिलकर आऊंगा। तो लेखक के बाल मन में भारतेंदु और प्रेमघन के प्रति इतनी गहरी भावना थी कि वे प्रेमघन जी को देखने के लिए बहुत ज्यादा व्याकुल हो गए। जैसे होता नहीं है, बच्चा किसी एक्टर का फैन है तो उसके ऑटोग्राफ के लिए लाइन में लग जाता है, उसका वेट करने लगता है कि सर एक ऑटोग्राफ दे दो। तो ऐसे ये लोग चले गए थे अपनी मंडली बनाकर इनके घर पर। तो प्रेमघन जी की पहली झलक देखने के लिए इन्होंने क्या किया? प्रेमघन जी की पहली झलक इन्होंने कहां पर देखी, ये क्वेश्चन भी आ जाता है। लेखक अपने मित्रों की मंडली बनाकर यानी कि टीम के साथ में पहुंच गए भैया प्रेमघन जी के मकान की ओर। ठीक है, प्रेमघन जी का मकान इनको पता चल गया, वहां पर सब लोग चले गए। अब चौधरी साहब का जो मकान है, चौधरी साहब यहाँ पर प्रेमघन को ही बोला जा रहा है, ये चीज याद रखना आप। ठीक है, प्रेमघन जी जो है वो रईस आदमी थे बहुत ज्यादा, तो चौधरी साहब इनको ही बोला जा रहा है। चौधरी साहब का मकान मिर्जापुर के एक ऊंचे स्थान पर था, यानी कि एक ऊंची सी जगह पर था। मकान के नीचे बरामदे से ऊपर की ओर देखते हुए लेखक और उनकी जो मंडली गई थी, यानी कि जो टीम गई थी बच्चों की, वो काफी देर तक खड़ी रही, उनको कोई नहीं नजर आया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या हुआ? अब जब ये लोग खड़े थे तो काफी टाइम तक वेट करने के बाद में बरामदों के बीच में, लताओं के बीच एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी दिखाई दी, यानी कि एक आकृति दिखाई दी। यहाँ पर आकृति का इस्तेमाल इसलिए किया गया है कि जो इनकी पर्सनैलिटी है ना प्रेमघन की, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो बच्चे उनको देखकर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए। चौधरी साहब के बाल बहुत लंबे थे, कंधों तक आ रहे थे। ठीक है, वे एक हाथ खंबे पर लटकाए खड़े थे। अब एक हाथ खंबे पर टिकाए हुए खड़े रहने का मतलब ये है, यानी इसमें बता रखा है जो उनका स्टैंड खड़े होने का एक पोज था वो बहुत ही ज्यादा रईसों वाला था, कि एक हाथ मतलब उसके खंबे के ऊपर है, बाल लंबे लंबे हो रखे हैं, कंधे तक है। उनकी इस पहली झलक ने लेखक के मन पर एक ऐसी छाप छोड़ दी जो कभी मिट ना सकी। इसको अमिट छाप बोलते हैं। ठीक है, लेखक को ऐसा लगा मानो उन्होंने किसी महान साहित्यिक युग के दर्शन कर लिए, यानी कि पूरे साहित्य के ही दर्शन कर लिए हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैंने सब चीज देख ली है, लेखक ऐसा समझ रहे हैं। ठीक है, अब आओ नेक्स्ट पर। अब ये पेपर में क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं तुम्हारे कि प्रेमघन के अद्वितीय व्यक्तित्व को बताओ या उनकी जीवन शैली को बताओ। ठीक है, तो ये चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि इनके व्यक्तित्व से रिलेटेड क्या क्या बातें आएंगी। तो अद्वितीय व्यक्तित्व का मतलब ये होता है ऐसा व्यक्तित्व जो दूसरे किसी का पास हो ही नहीं सकता, अद्वितीय है, अद्भुत है। ठीक है, अद्वितीय अगर याद नहीं रहे तो अद्भुत याद रख लेना, अद्भुत तो तुम लिख भी लोगे। उपाध्याय बद्रीनारायण चौधरी, जो प्रेमघन का पूरा नाम है, वो केवल एक कवि ही नहीं थे बल्कि वे बहुत रईस जमींदार थे। मैंने भी बताया उनका मकान बहुत ऊंचाई पर था, बाल जो थे बहुत लंबे लंबे थे, पर्सनैलिटी बहुत बढ़िया थी इनकी, तो रईस जमींदार थे ये। उनका व्यक्तित्व बहुत ज्यादा आकर्षक था, रौब वाला था,
और विलासिता से परिपूर्ण था। यानी कि ऐसे लग्जरी लाइफ जीते थे वो, ऐसे मतलब नॉर्मल लाइफ नहीं जीते थे वो, बहुत उनकी लाइफ लग्जरियस लाइफ थी। रईसाना अंदाज था उनका। प्रेमगंज जी का जो जीने का स्टाइल था वो बहुत रईसों वाला था। उनकी बातचीत करने का तरीका, वेशभूषा यानी कि कपड़े, रहन सहन में एक खास रईसी झलकती थी। उनके बाल बहुत लंबे थे, उनके कंधों तक आते थे, और हमेशा वो तमीज से रहते थे। वो हमेशा तहजीब से रहते थे, सलीके से रहते थे। ठीक है, ये बात इसमें बताए रखी है। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है कि जो प्रेमगंज जी के व्यक्तित्व की कुछ अन्य बातों को बताते हैं। पेपर में आपके क्वेश्चन प्रेमगंज जी के बारे में ही आएगा। एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि लेखक के जीवन में लेखक बनने का विचार कब से आया। तो दो मैंने आपको कहानी बताई, एक बचपन वाली कहानी जो आप याद रख लेना कि उनके पिताजी उनको कहानी सुनाते थे, अलग अलग पुस्तक पढ़ के सुनाते थे। दूसरी पार्ट मैंने आपको बताया कि प्रेमगंज जी से जब वो मिले तब से उनके मन में विचार आ गया कि मुझे भी भाई लेखक ही बनना है, मुझे साहित्य पढ़नी है, मुझे कुछ जिंदगी में करना है। ठीक है, दूसरा इसमें क्वेश्चन प्रेमगंज जी के बारे में तो आता ही है, क्योंकि भाई चैप्टर है उनके बारे में। ठीक है, तो प्रेमगंज जी का अद्वितीय व्यक्तित्व, प्रेमगंज जी का जो अद्वितीय व्यक्तित्व है इसमें ये बात बता रखी है कि इनकी भाषा शैली से संबंधित क्वेश्चन, कि चौधरी साहब बातचीत में बहुत ही शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते थे। जैसे अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे एक गिलास पानी दे दो, अब ये ऐसे नहीं बोलते थे घर में, ये कहते थे कृपया मुझे एक गिलास जल दे दीजिए। तो ये भाषा थोड़ी सी डिफरेंट है, साहित्य वाली भाषा है। ठीक है, वे नौकरों से बहुत तहजीब से और अनोखे अंदाज में बात करते थे। उनके वाक्यों में व्यंग्य होता था, जैसे होता नहीं है किसी किसी के बातों में व्यंग्य होता है। व्यंग्य का मतलब होता है कि जैसे कोई किसी के ऊपर टॉन्ट कसता है। ठीक है, तो इनकी बात इस तरीके की थी, वो किसी से गाली वाली नहीं देते थे, नौकरों से भी ऐसी बात करते थे, बड़े तहजीब से, तमीज से, और व्यंग्य जरूर कर देते थे। जैसे अगर मान लो एग्जाम्पल देके बताऊं आपको, जैसे आपका कोई दोस्त है, वो आपका काम नहीं कर रहा है, तो आप उससे बोलोगे क्या आपके हाथों में मेहंदी लगी है जो आप इतने धीरे धीरे काम कर रहे हो। तो ऐसे ये व्यंग्य कसते थे। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उत्सव प्रियता का मतलब ये है उनके घर पर हमेशा होली, दिवाली, कवि सम्मेलन, सावन के झूलों का बहुत ही भव्य आयोजन होता था। भव्य मतलब बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन होती थी, छोटी मोटी सेलिब्रेशन नहीं होती थी। उनके आसपास हमेशा बातें करने वाले जो मित्र थे वो आए रहते थे। अब खुद ही आप दिमाग लगाओ, एक तो ये आदमी रईस है, ऊपर से तमीज से बात कर रहा है, तो सब लोग इसके पास मतलब इनके पास ही जाएंगे अपनी बातों को करने के लिए, दोस्त भी इनसे बहुत खुश रहेंगे। ठीक है, तो ये इसमें बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रेमघन जी बात बहुत सलीके से, तहजीब से करते थे। उनका पहनावा बहुत बढ़िया था, रईसों वाला था। उनके यहाँ पर अलग अलग उत्सवों पर बहुत अच्छे अच्छे कार्यक्रम होते थे। अपनी तरफ से बना के पॉइंट लिख देने इसमें कि बहुत अच्छे अच्छे यहाँ पर पकवान बनते थे त्योहारों पर। अब आ जाओ नेक्स्ट पर, साहित्यिक मंडली की स्थापना। अब देखो यहाँ से हमारे लेखक के बारे में बातें चालू है। जो हमारा लेखक है, जो कहानी लिख रहे हैं, ये इनके बारे में बातें है कि इनकी साहित्यिक मंडली कैसे बनी। साहित्य का मतलब हो गया लिटरेचर, ठीक है, मंडली का मतलब हो गया टीम। जैसे कि अगर कोई क्रिकेट खेल रहा है तो क्रिकेट की अपनी टीम बना लेता है, वैसे ये लोग क्या करते थे, निबंध लिखते थे, कहानी लिखते थे, कोई स्टोरी लिख ली है तो इनकी भी एक अलग टीम बन गई थी। तो जैसे जैसे लेखक बड़े हुए उनकी दोस्ती अपने ही जैसे हिंदी साहित्य प्रेमियों से होने लगी। अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसकी दोस्ती पढ़ाई वाले से ही होगी। अगर कोई बच्चा खेल कूद में अच्छा है तो उसकी दोस्ती ऐसे बच्चे से होगी जो खेल कूद कर रहा है। ठीक है, तो ये लोग क्या थे, लेखक थे, तो इनकी दोस्ती भी लेखकों से हुई थी। इनमें केदारनाथ, ये आप याद रख लेना, जो इसमें अलग अलग नाम दे रखे हैं, कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं कि भाई इनके नाम बताओ दोस्तों के। तो केदारनाथ जी पाठक है, लक्ष्मी नारायण जी है, बाबू रामचंद्र वर्मा है जो इनके दोस्त बने थे, इनकी पूरी टीम थी। इन सभी मित्रों की मंडली को मिर्जापुर के लोग उर्दू बेगम कहते थे या साहित्यिक मंडली कहते थे। अब क्या होता है, जैसे मिर्जापुर में उस टाइम पे क्या है, बहुत सारे लोग उर्दू का इस्तेमाल करते थे, और ये बेचारे लेखक थे, ये अपनी शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते थे। मित्र तुम कहाँ जा रहे हो, मित्र मुझे एक गिलास जल दे दीजिए। तो इस तरीके की जब बात करते थे तो मिर्जापुर के लोग इनको कहते थे कि भाई ये साहित्यिक मंडली आ रही है, देखो यहाँ से, या फिर उर्दू बेगम कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके की बातों से इनका मजाक भी बनाते थे। अब यह मंडली आपस में हिंदी के शुद्ध और साहित्यिक शब्दों में बातचीत करती थी, जिसे देखकर यहाँ के स्थानीय लोग बहुत ज्यादा अचंभे में रहते थे, चौंक जाते थे। वो उस समय मिर्जापुर में वकीलों और मुख्तार की भाषा यानी कि उर्दू शब्दों का इस्तेमाल करते थे। वहीं पर जो ये लेखक है और हम जो इनके दोस्त रहे थे उस टाइम पे, ये क्या करते थे, ये उर्दू का इस्तेमाल नहीं करते थे, अपने आपस में जब बातचीत करते थे शुद्ध हिंदी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है,
अब आओ जरा नेक्स्ट पर। नेक्स्ट स्लाइड में बता रखा है पाठ के मुख्य संस्मरणात्मक प्रसंग, यानी कि अलग अलग रोचक घटनाओं के बारे में अब हम जानेंगे कि इस चैप्टर की कौन कौन सी रोचक घटनाएं पूछ ली जाती है। ठीक है, तो खंबे के सहारे खड़े होने से रिलेटेड एक बार क्या हुआ, चौधरी साहब अपने मकान के जब भी बरामदे में आते थे तो वो, उनके बाल तो बहुत लंबे लंबे थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, खंबे के सहारा लेते थे जब भी खड़े होते थे, यानी कि खंबे से, आपकी किताब के जो पहला पेज है वहां पर इनकी जो फोटो है ना, उसमें भी आप देख लोगे कि खंबे के सहारे पर ये खड़े हैं। तो एक बार एक आदमी ने उनसे कहा कि भाई आप हमेशा खंबे के सहारे क्यों खड़े रहते हो, तो इन्होंने बहुत तेजी से जवाब दे दिया कि ताकि लोग मुझे खंबा ही ना समझ ले, यानी कि मैं खंबे के सहारे इसलिए खड़ा हूं जिससे लोग मुझे खंबा ना समझ ले। तो इस तरीके की बात ये करते थे। ठीक है, व्यंग्य करते थे लोगों के ऊपर, जो कोई इनके ऊपर मजाक करने जाता था ये उल्टा उनको रोस्ट कर देते थे। ठीक, पाठ के मुख्य संस्मरणात्मक, अब जो दूसरी प्रसंग यानी कि दूसरी घटनाएं है उसमें ये बता रखा है कि नौकरों के साथ कैसे बात करते थे। अब जैसे नौकरों के साथ में बड़े तमीज से और तहजीब से बात करते थे। चौधरी साहब अपने नौकरों को बहुत ही रईसाना हक से डांटते थे, यानी कि बहुत ही अजीब ढंग से डांटते थे। यदि कोई नौकर काम में देरी कर देता था तो बड़े ही धीमे और गंभीर स्वर में ये बात कहते थे, अरे भाई तुम तो कतई सुस्त हो। जैसे हम बोलते हैं नॉर्मल भाषा में कि भाई तुम तो बहुत ज्यादा यार आराम से काम करते हो, तो ये बोलते थे अरे भाई तुम तो कतई सुस्त हो। तो उनके नौकर भी उनके स्वभाव से बहुत अच्छे से परिचित थे, वो समझ गए थे कि ये जो हमारा मालिक है ये हमसे इस तरीके से मजे ले रहा है, यानी कि आनंद ले रहा है और हमारे साथ में मजाक कर रहा है। ठीक है, अब पाठ का साहित्यिक और कलात्मक विशेष, अब इसमें क्या भाषा के बारे में बता रखा है। ठीक है, भाषा शैली से रिलेटेड है कि यहाँ की जो भाषा है वो बहुत सरल है, गंभीर है। ये पेपर में क्वेश्चन बनता नहीं है, पर लेकिन जो आपका प्रसंग वाला कभी कभी आ जाता है तो उसमें इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं कि भाषा शैली कैसी है और शैली कैसी है, व्यंग्य और विनोद है। इस तरीके से आप इसको एक बार रीड भी कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें। लास्ट में अब हमारा चैप्टर खत्म होने से पहले हम आपको एक निष्कर्ष भी बता देंगे कि प्रेम घन की जो छाया स्मृति है, ये पाठ केवल उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी यानी कि प्रेम घन के प्रति लेखक के आदर को ही प्रकट नहीं करता, बल्कि उस युग के पूरे साहित्यिक वातावरण को बताता है, मिर्जापुर की कहानी बताता है, भारतेंदु मंडल की जो कार्यशैली है उसको बताता है, और एक बालक के महान आलोचक और निबंधकार बनने की शुरुआती सफर की एक अद्भुत झांकी प्रस्तुत करता है। यानी कि किस तरीके से एक छोटा सा बालक इतना बड़ा लेखक बन जाएगा कि क्लास 12th के बच्चे उसकी स्टोरी पढ़ रहे होंगे। आप खुद इमेजिन करो कि छोटे से एक बच्चा है, उसके मन के ऊपर इतना अच्छा इफेक्ट पड़ा है कि क्लास 12th में और हमारे मतलब इतने बड़े लेखक बन गए कि उनकी स्टोरी बच्चों को पढ़ाई जा रही है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी अचीवमेंट रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, किसी भी तरीके की अगर आपको दिक्कत लगे तो आप हमारी सोशल मीडिया दे रखी है अक्षवाट की, ये सोशल मीडिया हमारे प्लेटफॉर्म्स है, इन पर आप जुड़ सकते हो। ये हमारे यूट्यूब चैनल है अक्षवाट का, जिससे आप ये वीडियो देख रहे होगे, हो सकता है इंस्टाग्राम से देख रहे हो। टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पे आपको फ्री में नोट्स मिल जाएंगे, ये पीडीएफ मिल जाएगी। ये व्हाट्सअप नंबर है, अगर किसी भी तरीके की दिक्कत लगती है, कोई चैप्टर समझना है, ये चैप्टर से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए, डायरेक्ट इस गिवन नंबर पे आप व्हाट्सअप कर दो। ठीक है, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक मैसेज करो, दूसरा मैसेज हमारा ही आएगा आपके पास में, दोबारा मैसेज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, और उससे पहले आपको सामान मिल जाएगा जो भी आपको चाहिए, भले कोई पीडीएफ चाहिए या फिर कोई नोट्स चाहिए, कोई क्वेश्चन समझना है या क्वेश्चन पेपर समझना है, तो उसके लिए हम तैयार हैं। सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए खुश रहे, स्वस्थ रहे, जुड़े रहे एक्सपर्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।